उत्तराखंड की वनस्पति से परिचय कराने की इस श्रृंखला में आज जिक्र करते हैं तिमला या तिमिल का। क्या आपने कभी खाया है इसका कच्चा या पका हुआ फल? अगर आपने पहाड़ों में कुछ भी दिन गुजारे होंगे तो जरूर इसके स्वाद से वाकिफ होंगे। मेरे घर के पास में तिमला के दो पेड़ थे। एक था जिस पर जड़ से लेकर टहनी तक खूब सारे तिमला लगते थे। कई तिमला तो हम कच्चे ही खा जाते थे। इनकी सब्जी भी बन जाती थी। जब यह पक जाता था तो इसका स्वाद लाजवाब होता था। दूसरे पेड़ के तिमला, उनमें तो अक्सर कीड़ा ही लगा रहता था। इसलिए मुझे लगता है कि तिमला दो तरह के होते हैं। असल में कुछ स्थानों या कुछ पेड़ों के फल पकते नहीं हैं, और यदि वे पकते हैं तो उनके अंदर स्वादिष्ट रसीला पदार्थ नहीं बल्कि सूखा हुआ पदार्थ होता है जिसमें कीड़े लगे होते हैं। मैंने जिस दूसरे तिमला का जिक्र किया है वह इसी श्रेणी में आता है। विस्तार से जानकारी देते हैं। उत्तराखंड में इसे तिमला, तिमिल, तिमली, तिरमल आदि नामों से जाना जाता है। नेपाली में तिमला को चांद मुराई, मणिपुरी में हीबा और मिज्जो में थीबल कहा जाता है। तिमला का वानस्पतिक नाम फाइकस आरिकुलाटा है। यह मोरासी प्रजाति का फल है जिसमें गूलर भी शामिल है। तिमला भारत के अलावा चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान, ईरान, मिस्र, अल्जीरिया, तुर्की, दक्षिण अमेरिकी देशों, मुख्य रूप से ब्राजील आदि में पाया जाता है। तिमला का पेड़ मध्यम आकार का होता है जिसमें जड़ से कुछ दूरी के बाद ही टहनियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं। इसके पत्ते काफी बड़े होते हैं। के लिए फाइबर तथा कैल्शियम, तिमला से निकलने वाले पोटेशियम और फास्फोरस जैसे खनिज विद्यमान होते हैं। पके हुए फल में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज पाया जाता है। तिमला में जितना अधिक फाइबर होता है उतना किसी अन्य फल में भी नहीं पाया जाता है। इसमें कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी एक इंसान को हर दिन जरूरत पड़ती है। पेट और मूत्र संबंधी रोगों तथा गले की खराश और खांसी के लिए इसे उपयोगी माना जाता है। अतिसार, हैजा और पीलिया जैसी बीमारियों में यह उपयोगी होता है। इसे शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद मिलती है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस रिव्यू रिसर्च के अनुसार यह सेब और आम से अधिक गुणकारी होता है। भारत ही नहीं, चीन में भी हजारों वर्षों से तिमला का औषधीय रूप में उपयोग किया जाता रहा है। उत्तराखंड में तिमला की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा मिलना चाहिए, लेकिन इसके उलट जानकारी के अभाव में इस पेड़ को विशेष तवज्जो नहीं मिल पाई है। उम्मीद है कि यह जानकारी हासिल करने के बाद आप तिमला और उसके फल को पर्याप्त महत्व देंगे। कहीं सूजन आती है तो हम इसके छाल को पीस करके और उस सोठ वाली जगह पर लगा लेते हैं, तो शरीर में कहीं भी किसी भी तरह की सूजन है, किसी भी तरह से उसके अंदर दर्द है, उस दर्द में और शोथ में इसके लेप करने से अत्यंत लाभ होता है। और जिनको बार बार फोड़ा फुंसी होती हो और कई सारे उपाय करने भी ठीक नहीं हो रहे हों और काफ़ी कुछ फोड़ा बाहर निकला हुआ हो, पक भी नहीं पा रहा हो, यदि आप इसके छाल को पीस करके, अच्छी तरह से पीस करके और उस जगह पर अच्छा गाढ़ा मोटा लेप लगा देने से वह फोड़ा या तो पक जाएगा या तो बैठ जाएगा। यह एक बहुत ही दिव्य औषधि है। इसके अतिरिक्त इसके अंदर जो विशेषता है वह है जहर को दूर करने की क्षमता। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी जो पॉइजनिंग हुई हो, किसी भी तरह से शरीर में कोई जहरीला द्रव्य चला गया हो, तो इसके द्वारा हम उसको दूर कर सकते हैं। हालांकि हमने एक कहानी सुनी थी कि किसी के घर में बंदर आकर के बहुत उत्पात करते थे। बंदरों का स्वभाव ही होता है उत्पात करना। तो जिस क्षेत्र में वो नित्य प्रति यदि जाते हैं, हमने देखा बनारस आदि जगह पर जहाँ हम लोग ठहरते थे, तो बीच में जो बड़े बड़े पुराने विशाल पीपल के वृक्ष हैं, कहीं कहीं या दूसरे पेड़ हैं, तो वहाँ सुबह निश्चित समय पर वो पहुँचते हैं, बहुत उत्पात मचाते हैं। तो उसके आसपास में जो रहने वाले लोग हैं बहुत परेशान होते थे। तो किसी ने सोचा कि इस
इन बंदरों को हम खत्म कर देते हैं। तो उन्होंने खीर पका करके खीर के अंदर कुछ जहर डाल दिया, उस विष को। फिर बंदर आए, बंदरों ने उसको सूंघा। सूंघने के बाद में वो बंदर वहां से बिना उस खीर को खाए चले गए। उस आदमी ने सोचा कि ये तो बड़ी मुश्किल बात है, अब ये लोग कैसे इनको मैं खत्म कर पाऊंगा। तो वो देखता क्या है वह सज्जन कि आधा एक घंटे के बाद में सभी बंदर लौट के आए। लौट करके उन्होंने जितने भी खीर उसने रखी थी सारी खीर खा गए। वो उन्हें सोचा कि ये खीर खा गए तो ये तो अब मरेंगे। दूसरे दिन देखा वो सारे बंदर जो कि तो उत्पात मचा रहे थे। उन्हें सोचा ये तो कमाल हो गया, ये कैसे जीवित रह गए। तो दूसरे दिन उसने फिर उसी तरह से विष डाल करके खीर को छत पे रख दिया। जब नियत समय पर बंदर आए, बंदर आकर के फिर उसी तरह से वो चले गए, तो उसने ये देखने का प्रयत्न किया कि वो कहाँ गए। तो कहते हैं कि वो बंदर सब गुलर के पेड़ पे चढ़ गए और गुलर की पत्तियां और काफी भरपूर जो गुलर के फल हैं उसको खा करके फिर वो लौट करके आए। फिर उन्होंने खीर को खाया। तो खीर के अंदर जो इतनी जो विष खीर के अंदर डाला गया था, उस विष के प्रभाव को भी इस गुलर ने समाप्त कर दिया। यह तो थी हमारी सुनी हुई कहानी। क्योंकि आयुर्वेद के संदर्भ में, आयुर्वेद के जड़ी बूटी के संदर्भ में मैं समझता हूँ कि यदि इसका जो ज्ञान है आज भी यदि हमारे पास सुरक्षित है, तो निश्चित रूप से जो हमारे परंपरागत जो स्रोत हैं, जो बहुत सारे पीढ़ी दर पीढ़ी या गांव के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले भाई बहन या जो परंपरागत रूप से ही इसका प्रयोग कर रहे हैं, उनके द्वारा इस ज्ञान को हम प्राप्त कर पाते हैं। गुलर के संदर्भ में भी इसी तरह से बहुत सारी किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। जब तक आप आयुर्वेद को अपने आप प्रयोग में नहीं लाते हैं, अपने जीवन का एक अंग नहीं बना लेते हैं, तब तक इसका जो ज्ञान है वो संपूर्णतया प्राप्त करना काफी दुस्तर कार्य है। झाइयाँ और धब्बों के लिए इसके जो त्वक है, जो छाल है, इसको अंदर छाल को इसको घिस करके और आप पेस्ट बना करके चेहरे पर लगाएं, तुरंत प्रभावशाली है मुंह की छाइयों के लिए। इससे आपकी कांति और सुंदरता बढ़ेगी। और इसकी एक कमाल की जो बात है, जो हमने स्वयं प्रयोग किया है, जो जले हुए निशान एक बहुत कठिन होता है, विशेष करके चेहरे के आसपास और कहीं ऐसे निशान होते हैं तो देखने में बहुत भद्दे लगते हैं। इसके लिए हालांकि आज सर्जरी जो है जगह पर लगा लेते हैं तो जलन खत्म हो जाती है, फोले नहीं पड़ते हैं, बाद में निशान नहीं पड़ता है। ये जले हुए के लिए भी एक बहुत दिव्य और बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। तो इन सब रोगों में हम इसका बड़ी सरलता से, सुविधा से, सुगमता से प्रयोग कर सकते हैं।